देखो, जो लास्ट क्लास तक हम लोग जो पढ़े थे, क्या था, कौन सा टॉपिक था तुम्हारा? मूविंग कॉइल। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, एमआई इंस्ट्रूमेंट था ना? यस सर। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है अब आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज हम लोग, जैसे देखो, इससे पहले हम जो बताए तुमको पीएमएमसी और मूविंग आयरन, ये दोनों जो होता है आर्म मीटर और वोल्ट मीटर के रूप में यूज होता है। ठीक, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका यूज हम लोग करते हैं वाट मीटर के रूप में भी यूज होता है, और ये सब ज्यादातर वाट मीटर के रूप में ही यूज होता है। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे इसका तीनों में एप्लीकेशन देखेंगे, मीटर में, वोल्ट मीटर में और वाट मीटर में कैसे होता है। लेकिन इसका वाट मीटर वाला डिटेल ज्यादा जो है जब हम लोग पावर मेजरमेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जो है तुम्हारे किसमें हम लोग आ जाते हैं, सिर्फ इसी के इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में क्या है, इट इज ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका रीजन अभी क्लियर हो जाएगा तुमको। देखो, a transfer type instrument is one that may be calibrated with a DC source and then used without modification ओके। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, वैसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं जिसको हम लोग डीसी सोर्स के साथ कैलिब्रेट कर दें, लेकिन बिना किसी मॉडिफिकेशन को हम एसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब तुम सोचोगे सर ये डीसी वाला कैलिब्रेशन क्या है, एसी का यूज क्या है। तो देखो, होता क्या है कि कैलिब्रेशन में हम तुम लोगों को बताए थे, हमको मीटर जो है अगर 5 एम्पियर का हमको मेजरमेंट कराना है, ये 5 एम्पियर जो है, ये डिफ्लेक्शन तुम्हारा 5 पॉइंटर रहना चाहिए, कितना, 5 एम्पियर। जैसे तुम 5 एम्पियर करंट दिए, ये पॉइंटर भी 5 एम्पियर पे रहना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हारा रिक्वायरमेंट तो यही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनिशियली डीसी करंट मान लो हम दिए शुरू में। ठीक है, हम क्या किए कि डीसी करंट दिए 5 एम्पियर, तो पॉइंटर मेरा यहाँ तक पहुंचा। ठीक, अब क्या हुआ कि हमको एसी भी मेजर करना है, तो हम एसी हम डायरेक्ट अप्लाई, तो एसी के लिए हम ये देखें कि एसी के लिए हमको अलग से इसको कैलिब्रेट फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ी, डीसी के साथ जो कैलिब्रेशन किए तो उसी से मेरा काम चल गया। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको आप डीसी से कैलिब्रेट कर दीजिए, लेकिन एसी को एसी में जब यूज कीजिएगा तो कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इससे इससे ये होता है ना कि तुम्हारा जो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका एसी और डीसी दोनों के लिए एक्यूरेसी अच्छा है, तभी जाके ऐसा पॉसिबल है। ओके, यस सर। चलो, इलेक्ट्रोडायनामिक और डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट इज अ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। देखो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट बताए थे, उसको बोले कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोले थे ना। अब इसमें क्या है कि ये जो है तुम्हारा इसमें भी मूविंग कॉइल होता है। पीएमएमसी के बाद हम मूविंग आयरन बताएं, मूविंग आयरन में ये बताएं कि उसमें एक आयरन रहता है, मतलब उसका जो कॉइल है वो स्टेशनरी रहेगा, लेकिन आयरन पीस जो है वो मूव करता है, इसीलिए उसको मूविंग आयरन कहते हैं। ठीक, इसमें जो है इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट में इसमें भी कॉइल रहता है। ठीक है, तुमको पता चलेगा कि एक फिक्स्ड कॉइल होता है और मूविंग कॉइल होता है, तो इसमें भी एक मूविंग कॉइल है, इसीलिए इसको भी ईएमएमसी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल में भी ये कैटेगरी में आता है, समझे? इस इंस्ट्रूमेंट को ईएमएमसी भी कहा जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल के भी नाम से जाना जाता है इसको। ठीक, इलेक्ट्रोडायनामिक और डायनामिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, बट द फील्ड, देखो क्यों, in which the coil moves is provided by two fixed coil rather than by permanent magnet। समझ गए? ठीक है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि which is why it is also called as, so it is also called as इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, यस।
ईएमएमसी का क्या मतलब हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल हो गया, ठीक है। तो ये Yes, sir. इंस्ट्रूमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या है भाई, इसमें दो फिक्स्ड कॉइल होते हैं, एक मूविंग कॉइल होता है। ओके, उसके बाद से इसको ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि डीसी के साथ कैलिब्रेट कर लीजिए और एसी के साथ बिना मॉडिफिकेशन का आप इसको यूज कर सकते हैं। इतना हो गया इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद से आता है इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि दो फिक्स्ड कॉइल होते हैं, ठीक है, जो सिमेट्रिकली सिचुएटेड होते हैं। देखो, ये तुम्हारा हो गया पहला फिक्स्ड कॉइल, है ना, ये तुम्हारा पहला फिक्स्ड कॉइल हो गया, ये तुम्हारा दूसरा फिक्स्ड कॉइल हो गया, ठीक। तो फिक्स्ड कॉइल 1, फिक्स्ड कॉइल 2 हो गया, और ये तुम्हारे बीच में मूविंग कॉइल हो गया। तो मूविंग कॉइल देख लो, जैसे तुम्हारा पीएमएमसी रहता था मूविंग कॉइल, उसी टाइप से मूविंग कॉइल रहता है। बस यहाँ पे है परमानेंट मैग्नेट की जगह पे जो दो परमानेंट मैग्नेट रहता था, उसकी जगह पे दो सिमेट्रिकल फिक्स्ड कॉइल आ जाता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉइल 1, फिक्स्ड कॉइल 2, ठीक है। और ये जो मूविंग कॉइल है उसके साथ मेरा पॉइंटर अटैच रहता है। तो कंस्ट्रक्शन में इतना कंस्ट्रक्शन हम दिखा देंगे, मेरा काम चल जाएगा। ओके, Okay, sir. इसके बाद से देखो इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो देखो क्या है कि हर जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना, सब में ये कहानी है कि आपको क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन देखना है, उसका टॉर्क कैसे क्रिएट हो रहा है, डिफ्लेक्शन टॉर्क, फिर उसके बाद से उसका कंट्रोलिंग टॉर्क कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए मूविंग कॉइल में तुम्हारा जाएगा। तो अब ये वर्किंग हम लोग देखेंगे कि मूवमेंट कैसे होता है, तो तुम्हारा कैसे कैसे क्रिएट होता है। फिलहाल जो Yes. कंट्रोलिंग टॉर्क है वो कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है जी। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय टू कंट्रोल स्प्रिंग। देखो, जैसे हम लोग इसमें यूज करते थे, पीएमएमसी में भी कंट्रोल स्प्रिंग यूज करते थे, मूविंग आयरन में भी हम लोग देखे थे कि कंट्रोल स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कंट्रोल स्प्रिंग, ठीक है। देखो, दिस स्प्रिंग एक्ट, तीर जो था, ये देखो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, स्प्रिंग जो है एक्ट करता है एज लीड्स टू द मूविंग कॉइल। लीड्स का क्या मतलब हुआ कि तुम करंट जो है इसी स्प्रिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हो। दैट मीन्स कि अगर तुम्हारा स्प्रिंग टूटा तो तुम्हारा करंट भी मूविंग कॉइल में नहीं जाएगा, समझ गए। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन जब हम बता रहे थे तुम लोगों को कल मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, उसमें हम बताए थे कि ये कंट्रोल स्प्रिंग सेपरेट होते हैं, उसमें कोई करंट नहीं जाता, ठीक है। अगर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर उसमें हम कंट्रोल स्प्रिंग लगा रहे हैं ना, तो उसमें करंट, स्प्रिंग में करंट नहीं फ्लो होता। लेकिन यहाँ जो है हम लोग करंट किसके थ्रू भेज रहे हैं जी, Spring. स्प्रिंग के। ओके, तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। दैट इज द करंट इज प्रोवाइडेड टू द मूविंग कॉइल थ्रू दिस स्प्रिंग। ओके, इतना पॉइंट क्लियर है। इसके बाद से जो तुम्हारा है नेक्स्ट डैम्पिंग जो होता है वो है डैम्पिंग टॉर्क, है ना। तो डैम्पिंग के लिए हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज किया जाता है। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का तुम फिगर जानते हो, ऐसा होता है ना। Yes, yes, sir. सेक्टर शेप तुम्हारा बॉक्स रहता है, उसके अंदर में तुम्हारा एक पिस्टन मूव करता है जो पॉइंटर से अटैच रहता है, ठीक है। देखो, air friction damping is employed for this instrument and is provided by pair of aluminum vanes attached to a spindle at the bottom. These vanes moved in a sector shape chamber. ये तुम्हारा एल्यूमिनियम शेप्ड वेन्स हो गया, समझे। ये तुम्हारा वेन है एल्यूमिनियम शेप, अब ये तुम्हारा सेक्टर शेप चैम्बर में मूव करता है, सिंपल सी बात है ना। तो ये तुम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें हम हेलो प्रोवाइड करते हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोले सर इधर नहीं, आप जैसे तीर का निशान था ना तो पता चलता था कहाँ पे सर बता रहे हैं, अभी वैसे पता नहीं चल रहा है सर कहाँ पे कौन सा लाइन पर है। तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे छोटा सा तुमको पॉइंटर दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये आज का क्लास समझो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ही है, हम बिना वीडियो वाला करके ट्राई कर रहे थे टैब से, ठीक है। तो तुम प्रॉब्लम हो रहा है तो बताओ, क्या प्रॉब्लम हुआ, तुमको नहीं पता चल रहा है कहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक ना। यही ना जी बोले, सर, तो ठीक है। इधर रहता था तो पता चलता था सर। हाँ, वो तो है इश्यू, ठीक है। इसका इस तरह से चलो ना, फिर आज नेक्स्ट वाला हम फिर वैसे वापस से ला देंगे, है ना। तो हम ऐसे ट्रायल ले रहे थे, इससे हम कैसे करते हैं तो कितना ओके इफेक्टिव होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, इस पे लिखने में आसान होता है, समझे। तो इसलिए हम वैसे देख रहे हैं, चलो देखते हैं, ठीक। तो तुम्हारा क्या हो गया, देखो इश्यू यही होता है कि जैसे मान लो हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, तो बोल रहे हैं, तो तुम लोग क्या देखोगे, तुम तो स्क्रीन पे देखते रहोगे, स्क्रीन पे कुछ है नहीं, है ना।
तो वीडियो अगर चलते रहे तो इजी रहता है, हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इसका टॉर्क इक्वेशन, ठीक। तो टॉर्क इक्वेशन में मान लो कि तुम्हारा ये क्या है तुम्हारा, हम टॉर्क इक्वेशन में बोले थे कि पीएमएमसी के अलावा बाकी सारा का जो टॉर्क इक्वेशन है हम डायरेक्ट रिलेशनशिप देंगे। इसमें जो टॉर्क का रिलेशनशिप है वो ये है तुम्हारा TI इक्वल टू, ठीक, TI इक्वल टू I1 I2 इंटू dm बाई डी थीटा। देखो याद करना, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या था जी टॉर्क का इक्वेशन, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में तुम्हारा था ये TD इक्वल टू हाफ I स्क्वायर DL बाई डी थीटा, है ना, समझ गए। लेकिन यहाँ पे नोट करके कर देते हैं सर, इसमें डीएम क्या है सर? चेंज ऑफ, बताते हैं। देखो क्या होता है ना, जब दो कॉइल होते हैं ना आपस में एक पास, ठीक, कि तुम लोग जानते भी होगे, ऐसे मान लो तुम दो कॉइल रखे हुए हो, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में ना म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, समझे। दो कॉइल अगर है तो दोनों के बीच में एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, एक, और इंडिविजुअल कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये जो था ये सेल्फ इंडक्टेंस था, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस था, ठीक है, ये किसमें, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन यहाँ M जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, बिटवीन फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल। किसके किसके बीच में है जी, फिक्स्ड और मूविंग कॉइल। इसमें दो तरह के कॉइल है, इस सब में एक ही कॉइल रहता था, है ना। यहाँ पे दो टाइप का कॉइल है, एक फिक्स्ड कॉइल एक मूविंग कॉइल है। तो इन दोनों के बीच का जो ये है, इसको हम लोग क्या बोले हैं, M, हाँ ये M, ठीक है। म्यूचुअल। अब यहाँ देखो ये जो रिलेशनशिप में है, इसमें जो I1 है I2 है, इस सब को हम लोग यहाँ पे जो ये जो रिलेशनशिप दिखा है ना, इस सब में ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, समझे। ये सारा में जो रिलेशनशिप है ना, ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। देखो यहाँ पे भी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू दिखा रहे हैं, ठीक, ठीक है, और ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। तो इससे मतलब ये जो टॉर्क का रिलेशनशिप निकला ना, वो भी इंस्टेंटेनियस टॉर्क का है, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि सर ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब देखो, अगर हम मान लो AC करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो हम ये इस तरह से अगर AC करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट तुम्हारा वेरी कर रहा है, ठीक, तो इस करंट का अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा कि नहीं, बताओ। यस सर। उसी तरह तुम्हारा करंट का भी ये जो टॉर्क का जो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन के बाद से जो आएगा ना, उसका भी अलग अलग पॉइंट पे थोड़ा इस तरह से रहेगा, इस टाइप से तुम्हारा इस तरह रहेगा, समझे। तो इस तरह से इसका टॉर्क क्रिएट होगा, समझे। तो इसका इंस्टेंटेनियस टॉर्क देखो एक पॉइंट पे 0 हो सकता है, फिर मैक्सिमम जाएगा, इस तरह से वेरी करेगा इसका भी इंस्टेंटेनियस टॉर्क, है ना। तो होता क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क मेरे लिए ये जो रिलेशनशिप है काम का नहीं है डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो तुमको पता नहीं रहेगा। मान लो तुमको कोई AC करंट दिया जाता है तो तुमको क्या बोला जाता है बताओ, 230 वोल्ट अगर हम लोग बोल दे, अगर वोल्टेज ही बोले या फिर करंट 5 एम्पियर बोलते हैं, AC है, AC 5 एम्पियर करंट का मतलब ये कौन सा क्वांटिटी है जी, AC तो वेरी कर रहा है ना, AC तो वेरी कर रहा है। तो आप ये 5 एम्पियर ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बताओ, कौन बताएगा तुम लोगों को। बोलो तुम लोग, ये जो 5 एम्पियर है वो कौन सा 5 एम्पियर है। देखो तो जब भी हम लोग AC क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक चीज ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मेंशन नहीं है, ठीक है, अगर मेंशन नहीं है तब जाके तुम्हारा क्या होता है, वो RMS वैल्यू मेंशन रहता है, समझे। AC में हम लोग को RMS वैल्यू दिया हुआ रहता है। जैसे मान लो 230 वोल्ट घर में बोलते हैं ना जी वोल्टेज, ये वोल्टेज कौन सा है, RMS है, RMS वैल्यू है। तो जो भी तुम करंट वोल्टेज जब भी हम लोग AC में जब बात करते हैं तो RMS से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमारा इंस्टेंटेनियस टॉर्क से काम नहीं चलेगा, हमको भी कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, ठीक। और पावर में जो भी होता है ना, जब भी हम लोग पावर लिखते हैं तो पावर का भी वेरिएशन अलग तरीके से होता है, लेकिन पावर में हम लोग हमेशा एवरेज पावर लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज पावर, ठीक है। तो पावर जब भी तुम देखते हो कि इतना पावर जनरेट कर रहा है सर्टेन थिंग, तो वो एवरेज पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस टॉर्क का फॉर्मूला तो हो चुका है, लेकिन हमारे लिए ये अभी फिलहाल काम का नहीं है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एवरेज टॉर्क का फॉर्मूला क्रिएट करेंगे इसी फॉर्मूले से, ठीक है। देखो
यहाँ पे मूविंग आयरन वाला ऑलरेडी हम लिख चुके थे, इसको हम मिटा देते हैं, है ना। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। चलो इसके बाद से जो तुम्हारा है, इतना चीज हो गया ना। अब देखो ये तो ये दिमाग में रखना कि ये तुम्हारा किस कौन सा टॉर्क है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस टॉर्क है। अब इसका जो है हम लोग एवरेज टॉर्क का फॉर्मूला निकालेंगे, वो आएगा अभी, है ना। देखो जैसे मान लो पहले आमीटर हम लोग देख लेते हैं, वोल्ट मीटर का केस देख लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग अल्टीमेटली यहाँ पे एवरेज टॉर्क निकालेंगे, देखो, है ना, एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो वो कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक। फिलहाल इधर हम लोग आ जाते हैं। अब देखो ये जो तुम्हारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, इसका तुम्हारा टॉर्क इक्वेशन हो गया, ठीक। सर इसके बाद से अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें? क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन तुम्हारा आता है ना, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट एक्सप्लेन कीजिए, डायरेक्ट एक तो ये आ गया, है ना। तो उसका दूसरा क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन नीचे स्केच बना के उसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, दूसरा तो ये आ गया। फिर क्या आएगा, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप आममीटर को एक्सप्लेन कीजिए, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वोल्ट मीटर को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर पूछ सकता है इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वाट मीटर को एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से इंडिविजुअल अलग अलग पूछ सकता है, ओके, है ना। एक्सप्लेन करने बोलिएगा सर तो फिगर के साथ? हाँ अगर तुमको, हाँ जब भी कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखो ना तो कुछ ना कुछ फिगर बनाना है, बिना फिगर के बनाओ ना टीचर समझेगा अरे इधर कॉपी किया चीज किया, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुमको अगर सिर्फ बोल दिया तो तुमको कंस्ट्रक्शन तो बनाना ही है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर बोल दिया कि एक्सप्लेन कीजिए, तो तुमको कंस्ट्रक्शन ये वाला फिगर बना के बताना ही है कि दो फिक्स कॉइल होता है, मूविंग कॉइल होता है, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब देखो, और जब उससे रिलेटेड अगर आमीटर पूछता है तो तुम आमीटर बना सकते हो। तो देखो आमीटर में क्या होता है कि जो तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल होते हैं ना, देखो यहाँ पे फिक्स्ड है और मूविंग कॉइल्स है, ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल का दो हिस्सा होता है, ठीक। फिक्स्ड कॉइल का क्या होता है, दो हिस्सा होता है, एक तुम्हारा फिक्स्ड कॉइल 1 बोलते हैं, इसको फिक्स्ड कॉइल 2 बोलते हैं, और एक मूविंग कॉइल होता है। फिक्स्ड कॉइल का जो जो दो हिस्सा सिमेट्रिक होते हैं, देखो मतलब स्पेस में लगभग देख रहे हो, मतलब इनका पोजीशन दोनों का सिमिलर रहता है, समझे। ऐसा नहीं है कि एक इधर लगा दिए एक इधर लगा दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल होता है। फिर उसके बाद देखो, हाँ तो ये फिक्स्ड कॉइल 1 हो गया, फिक्स्ड कॉइल 2 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा मूविंग कॉइल हो गया, ठीक। ये मूविंग कॉइल तुम्हारा हो गया। इसके बाद यहाँ आओ कि तो ये क्या हुआ तुम्हारा। अब देखो इससे ये हुआ तुम्हारा फर्क ये पड़ गया कि देखो फिक्स्ड कॉइल इसमें और इसमें दोनों में जो करंट जा रहा है और मूविंग कॉइल में जो करंट जा रहा है वो क्या है, सेम है। देखो यानी कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू क्या हो गया, देखो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I है कि नहीं, ठीक है। ये अल्टीमेटली I के बराबर हो गया दोनों का करंट, ठीक। तो तुम्हारा देखो ये या फिर ऐसे लिख सकते हैं, फिक्स्ड कॉइल का करंट इनटू मूविंग कॉइल का इक्वल टू मूविंग कॉइल करंट इक्वल टू I, ये हो गया। अब देखो एंड बोथ फिक्स्ड एंड मूविंग कॉइल्स आर इन सीरीज विथ लोड, ये दोनों जो है क्या होता है, सीरीज में रहता है, लोड के साथ सीरीज में रहता है। ये तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए क्योंकि आम मीटर हमेशा लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है कि नहीं। इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोड के साथ क्या रहेगा, सीरीज में, ओके। तो ये चीज फिगर तुमको क्लियर हो गया। तो आम मीटर का देखो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, ये सॉरी इलेक्ट्रोडायनामो इंस्ट्रूमेंट है, सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह वही है, बस हम जो कनेक्शन करते हैं ना तो हम ये ध्यान देते हैं कि अगर आम मीटर के लिए बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके रखेंगे, ठीक, इतना ध्यान रखना है। देखो तो इसके लिए टॉर्क का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे I स्क्वायर आ जाएगा, देखो टॉर्क का जो पुराना था एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, इसमें अब I1 I2 की जगह पे I स्क्वायर आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस है, ये जो टॉर्क है तुम्हारा क्या है, इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या है कि स्प्रिंग कंट्रोल हम लोग यूज किए हैं, तो तुम लोग जानते हो भाई ये कहानी पुराना है। स्प्रिंग कंट्रोल है तो तुम्हारा क्या होगा कि TC इक्वल टू K इंटू थीटा। अब K को कहीं हम क्या करते हैं, कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल में क्या करते हैं कि तुम्हारा जो TC जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। तो तुम देखना कहीं कहीं हम क्या किए हुए हैं, TC बराबर KS इंटू थीटा लिखे हुए हैं, है ना। KS किसको लिए हैं, स्प्रिंग को लिए हुए हैं, ठीक। तो तुम KS लिख सकते हो या फिर तुम क्या लिख सकते हो, KC भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको KS बना देते हैं, ठीक है।
है ना। ये तुम्हारा के एस हो गया, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा सीसी इक्वल टू के एस इंटू थीटा, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे तुम्हारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क तुम्हारा इस कंट्रोल टॉर्क के बराबर होता है, यही पुराना कहानी है, ठीक है। इसीलिए एक जो है एक को अच्छे से समझ के रखना जरूरी है। एक स्टेडी स्टेट टॉर्क पे तुम्हारा स्टेडी स्टेट कंडीशन पे ये दोनों आपस में जब इक्वल होगा तभी ना तुम्हारा पॉइंटर एक जगह पे रुक के तुमको बताएगा कि हाँ भाई कितना डिफ्लेक्शन है। ये दोनों अगर बराबर नहीं होगा ना तो पॉइंटर कहीं ना कहीं मूव करते रहेगा, तो तुमको तो चाहिए कि भाई वो एक जगह आके स्थिर हो जाए, है कि नहीं, ठीक है। तो अब ये तुम देखो तुम्हारा क्या हो गया, हाँ। तो इससे अल्टीमेटली अगर देखो कंस्ट्रक्शन से अगर सम हाउ हम इसको क्या करें, कांस्टेंट रख दे, इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करें कि सम हाउ ये कांस्टेंट हो जाए, या फिर वेरी करे भी तो उतना ज्यादा वेरी नहीं करे, ठीक। तब तुम्हारा क्या होगा कि हम बोल सकते हैं कि थीटा दिया, नहीं क्या दिया, नॉन लीनियर रिलेशनशिप दिया, जैसा कि तुम्हारा मूविंग एरर में मिल रहा था उसी तरह से नॉन लीनियर है। और इसी का यही चीज को सर ठीक। पहला चीज तो जानो मीटर जो होता है ना, ठीक है, वो वोल्ट है। जैसे मान लो तुम्हारे पास लोड है, लोड के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ऐसे है कि नहीं, ये बात तो तुम लोगों को पता है, ठीक। तो यहाँ पे भी जो भी मेरा इंस्ट्रूमेंट है उसको भी इस लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक। अब इसमें देखो एक चीज क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे क्या किया गया, फिक्स कॉइल और मूविंग कॉइल फिर से सीरीज में है, लेकिन पैरेलल लोड के साथ क्या होंगे, पैरेलल, ऑब्वियसली लोड के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल आपस में क्या है, सीरीज में है। देखो यहाँ से इस तरह से आया और यहाँ से ये डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है, इसका मतलब सीरीज में है ना। और इसके साथ मूविंग कॉइल के साथ ना एक सीरीज रेसिस्टेंस भी ऐड करते हैं। ये क्या करता है ना, तो उसके रेंज को एक्सटेंड करने में मदद करता है, ठीक है। मीटर के रेंज को एक्सटेंड करने में हम लोग को ये हेल्प करता है सीरीज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ देखो अब इस तरह से क्या हो जाएगा, अगर तुम मीटर का रेसिस्टेंस देखोगे ना तो मीटर में एक इंडक्टेंस भी हो गया और इसका एक रेसिस्टेंस भी हो गया। तो देखो मीटर में क्या आएगा, एक तुम्हारा एल इक्विवेलेंट आएगा, जो भी तुम्हारा है इसका कॉइल का इंडक्टेंस है, इसका इंडक्टेंस है, इन सबका जो सम आएगा और साथ में म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सबका जो सम आएगा वो तुमको एल इक्विवेलेंट देगा, है ना। तो मीटर का जो इस केस में इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, जेड एम इंटू एल, तुम लोग जानते होगे इम्पिडेंस होता है ना वो क्या होता है, एल इक्विवेलेंट प्लस जे इंटू आर सीरीज, है ना। मतलब आर, सॉरी उल्टा कर दिया, मतलब रियल टर्म इसमें आर सीरीज होता है प्लस जे इंटू एल, ठीक है। एक्चुअली एल भी नहीं होता है, एक्सएल होता है, ठीक है, एक्सएल होता है, यहाँ पे एक्सएल होगा, ठीक है ना। तो आर प्लस एक्सएल ये होता है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड जब हम लोग निकालते हैं, ये मीटर मान लो हो गया, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, ये रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये एक्सएल इक्विवेलेंट है यहाँ पे, है ना। तो यही चीज यहाँ पे यूज किया गया है, ये बताया गया है कि इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये v इक्वल टू आई आर नॉर्मली जैसे होता है ना, सिमिलरली तुम्हारा v इक्वल टू आई जेड भी हम लोग सर रूट इसमें कैसे चढ़ाएं आप, रूट क्यों लगाए हैं, देखो इसका जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है ना, देखो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये जो तुम्हारा है ना कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी से जब हम लोग मैग्नीट्यूड है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, तुम लोग पढ़े हो गए हमको लगता है मैथ में ये तुम सर लोग। वेक्टर का था, इस वेक्टर में इशू था। हाँ तो इसी तरह से इसमें भी आता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब ऐसे रियल और तुम्हारा क्या है इस तरह से जब कंपोनेंट आ जाएगा ना तो इसका मैग्नीट्यूड तुम्हारा ये ऐसे दिया जाता है, वेक्टर में भी तुम देखे होगे इस तरह से आता है ना। इसीलिए यहाँ पे रूट लगाए, क्लियर है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान देना जब हमारे पास डीसी लेकिन जब एसी सर्किट होता है, ठीक है, डीसी सर्किट में हम लोग ऐसे यूज करेंगे, और जब एसी सर्किट होता है तो बी इक्वल टू आई जेड ऐसे यूज होता है, समझ गए ना, ठीक है। तो अगर ये बी इक्वल टू आई जेड है ना, तो आई बराबर कितना हो जाएगा जी ये बताओ, तो आई बराबर तुम्हारा हो जाएगा बी बटा जेड, होगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मूविंग कॉइल का करंट और फिक्स कॉइल का करंट, दोनों का करंट तो आपस में बराबर है ना।
देखो I1 बराबर I2, मूविंग कॉइल का करंट और मूविंग फिक्स कॉइल का करंट आपस में बराबर होगा, वो I के बराबर होगा। I का वैल्यू कितना से दिखेगा, V/Zm, है ना। तो ये Zm का मैग्नीट्यूड था यहाँ पे, ध्यान देना, ठीक है। तो Zm का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकल जाता है। एक तो ये देखो, ये सब जो यहाँ ये सारा जो साइड में हम बताते हैं ना जी, देखो ये सब जो है, जो हम साइड में तुमको एक्सप्लेन करते चलते हैं, इसको तुम लोग साइड में ही रखना, नोट्स में नोट करके इस तरह से लिख देना, ठीक है। नोट करके होगा, समझे, मतलब इसको एग्जाम में मत लिख देना, ठीक है ना। तो ये इम्पीडेंस ऑफ मीटर इसको लिख लेना, एक्सएल, ये एक्सएल है, ठीक है, ध्यान देना, ये एक्सएल लिखे हुए हैं। एक्सएल क्या होता है जी, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, समझे, और एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये तुम लोग को क्या कहते हैं, नेटवर्क पढ़ोगे ना तो उसमें भी बताया जाएगा, सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है, पैरेलल आरएलसी सर्किट, तो कैसे उसमें एक्सेल का काम आता है। सर तुम्हारे जो दिनेश सर पढ़ा रहे हैं वो बताएंगे, पता नहीं तुम लोग क्लास कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। हाँ, तो तुम्हारा करंट का वैल्यू तुम्हारा Vm/Zm निकल गया ना, Vm/Zm। अब तुम जानते हो टॉर्क का रिलेशनशिप क्या होता है जी, टॉर्क का जो रिलेशनशिप है तुम जानते हो कि टॉर्क TD इक्वल टू क्या आया था तुम्हारा, I² Dm/dθ आया था ना, है ना। तो I² के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/Z, तो V²/Zm² लिख सकते हैं। यही हम यहाँ पे डिफ्लेक्शन टॉर्क का फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक। अब तुम लोग जानते हो विथ TC इक्वल टू TD, है ना। डिफ्लेक्शन टॉर्क को हम लोग इसके बराबर करेंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा इस तरह से, थीटा इक्वल टू V²/Ks इंटू Zm² आएगा कि नहीं, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। तो डिफ्लेक्शन फाइनली तुम्हारा रिलेशनशिप ये हो गया। तो यहाँ क्या देखिए, ये वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना यहाँ पे, तो ये भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप हुआ, है कि नहीं। एडवांटेज डिसएडवांटेज तुम अपने से बता सकते हो, और आप आराम से, नॉन लीनियर का क्या एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। ये नॉन लीनियर हो गया तो तुम्हारा स्केल नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहीं ना कहीं क्रैम्प होगा स्केल, ठीक है। तो ये तुम्हारा EMMC वोल्ट मीटर हो गया, इधर तुम्हारा EMMC आमीटर हो गया, ठीक। इतना क्लियर हो गया, है ना। अब देखो, अब आ जाता है टॉर्क का इक्वेशन, हम जो बोले थे ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क था, है ना। अब अगर मान लो EMMC को हम क्या करेंगे, EMMC को हम क्या करते हैं कि AC करंट देते हैं, ठीक। तो जब AC देंगे तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो देखो एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअली ये सेमेस्टर एग्जाम में ऑपरेशन विद AC पूछेगा कि नहीं पूछेगा नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे लिखे थे, सेमेस्टर एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन इसको समझना जरूरी है। अब तो देखो AC जब हम लोग बोलते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है जी, AC मतलब इस तरह का करंट, ये ना जाता है, यस सर। है कि नहीं, बताओ। AC का मतलब इसका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो देखो ये AC है, ठीक है, ये भी लेकिन AC है, अगर हम इस तरह से दे रहे हैं ना तो ये भी AC है, समझे। या फिर ये अगर इस तरह से दे रहे हैं तो ये भी AC है, क्योंकि देखो ये सब अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वेव होता है, ठीक। ये होता है स्क्वायर वेव, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग साइनसॉइडल वेव, ठीक है। तो इतना सारा कहानी है इसका, ठीक। तो अब तो ये तुम्हारा साइनसॉइडल हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, तो ये सारा का सारा AC सिग्नल है, AC वेव फॉर्म, समझ गए ना। ये सब का सब क्या है, AC वेव फॉर्म है, ठीक। तो हम ये नहीं बोल सकते कि खाली मतलब हमको जो मिलेगा करंट, तो ये क्या करता है ना, सब तरीके के वेव फॉर्म के लिए मतलब पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ देखो देखो यहाँ ये इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, I1 I2 भी क्या है, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, ठीक है। देखो इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, देखो इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तुम्हारा क्या मिला, I1 I2 इंटू Dm/dθ, ठीक है। अगर I1 I2 अगर बराबर है तब तुम्हारा ये हो जाएगा, I1 बराबर I2 है, इसको बराबर I लिखेंगे, तब तुम्हारा TI इंस्टेंटेनियस टॉर्क क्या हो जाएगा, I² Dm/θ। इतना तक तो क्लियर हो गया है तुमको, है ना। यस यस सर। फॉर AC यूज इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट, ये बात तो क्लियर हो गया। एज I² जो होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक। I² हमेशा पॉजिटिव होगा, तुम करंट नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे,
तुम्हारा ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो करंट वेरीज एंड इंस्टेंटेनियस टॉर्क और वो भी वेरी करेगा, बट मूविंग सिस्टम ड्यू टू इनर्शिया कैन नॉट फ्लो सच रैपिड वेरिएशन इन इंस्टेंटेनियस टॉर्क एंड रिस्पॉन्स ओनली टू एवरेज टॉर्क। देखो तो जो तुम्हारा ओवरऑल जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो इंस्टेंटेनियस टॉर्क को रिस्पॉन्ड नहीं करता, एक एवरेज अमाउंट को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, इनर्शिया की वजह से, समझे ना। तुम सोचोगे कि सर उसका अभी करंट बढ़ गया इतना, तो उसी हिसाब से उसका मूवमेंट हो, सुनना उसका मूवमेंट कैसे होगा, एवरेज टॉर्क के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इसीलिए एवरेज टॉर्क हमको निकालना जरूरी होता है। तो इंस्ट्रूमेंट किसको करता है जी, एवरेज टॉर्क को रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए हमको एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो एवरेज निकालने का अब तरीका क्या होता है, अब ये तो तरीका तुम लोगों को पता होगा, है ना, ये तरीका पढ़े हो कि नहीं तुम लोग, एवरेज कैसे निकाला जाता है। एवरेज निकालना, एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी, किसी भी क्वांटिटी का एवरेज अगर निकालना है, एवरेज के फॉर्मूला होता है, ठीक, एवरेज जो होता है ना वो होता है कि 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन ओवर टाइम पीरियड, समझे। तो ये ओवर टाइम पीरियड का मतलब हो सकता है कि बहुत सारे चीजें -t/2 से +t/2 तक जा सकता है, या फिर ओवर टाइम पीरियड का मतलब ये भी होता है कि 0 से लेकर टाइम पीरियड तक, ठीक। अब जो भी क्वांटिटी है, मान लो xt है, तो उसका हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, ये इससे तुम्हारा एवरेज निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा xt ना होके क्या है, xt की जगह पे मेरा इंस्टेंटेनियस टॉर्क है, ti हो गया। तो ti का फॉर्मूला मेरा जो है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। तो जब ti का फॉर्मूला जब हम यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो है तुम्हारा वेरिंग क्वांटिटी कौन सा, dm/d बोले ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है, टाइम पे डिपेंडेंट चीज नहीं है, ठीक। इसको हम बाहर निकाल दिए, टाइम पीरियड को हम बाहर निकाल दिए, तो तुम्हारा बचा अंदर में I² dt, है ना, ठीक है। तो और फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन पे तुम्हारा क्या होता है, देखो td इक्वल टू तुम्हारा tc होता है, ये भी बात तुमको पता है, ठीक। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ks इंटू थीटा इक्वल टू dm/d थीटा, ठीक है, इतना I²। तो डिफ्लेक्शन अल्टीमेटली इस तरह से लिख देगा, एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया इसके लिए, ठीक है। क्या हो गया, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया, है ना। तो अब इसका देखो ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे हम लोग, देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, तुम करंट का कोई भी वेवफॉर्म लेके आओ उसके लिए। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक केस आ जाते हैं, एसी का एक स्पेसिफिक केस आते हैं साइनोसॉइडल, समझ गए। तो एसी का वो स्पेसिफिक क्या है, साइनोसॉइडल करंट अगर देते हैं, मान लो करंट तुम्हारा I1 और I2 साइनोसॉइडल है, ठीक है, और दोनों जो है एक फेज एंगल फाई से डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, कितना से डिस्प्लेस्ड है जी, फेज एंगल फाई से, ठीक है। तो देखो इसका एक्सप्रेशन साइनोसॉइडल करंट का तुम लोग जानते हो, I1 इक्वल टू IM1, ये इसका पीक वैल्यू हो गया, ये वाला जो इसका पीक वैल्यू हो गया, है ना। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, IM2 हो जाएगा, यहाँ पे गलती से IM1 लिखा हुआ है, ठीक, ये तुम्हारा IM2 हो जाएगा। और ये जो दूसरा वाला है वो क्या कर रहा है, पहले वाले से लैग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे -5 दिख गया, ठीक है, -5 लिखा गया। तो इस केस में देखो इसका आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा जी, देखो पहले का आरएमएस वैल्यू IM1/√2, दूसरे का आरएमएस वैल्यू कितना हो जाएगा, IM2/√2, ठीक है। इस तरह से ये इन दोनों का आरएमएस वैल्यू हो जाएगा। एसी का आरएमएस वैल्यू ये होता है, ये पता है कि नहीं तुम लोगों को, नहीं पता है तो नेटवर्क में सर बताएंगे, ठीक है, आरएमएस वैल्यू इतना होता है, ठीक। तो अब क्या होगा, तो देखो ये I1 और I2, तो इसका जो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला आएगा ना मेरे पास, यही हो जाएगा तुम्हारा I1 I2 cos फाई, ठीक। cos फाई कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे इन दोनों का ये दोनों एक दूसरे को लैग कर रहा है ना जी, फाई एंगल से, इसी की वजह से ये फाई आ गया, ठीक है। अगर लैग नहीं करता तो ये फाई वाला टर्म नहीं आता, लेकिन लैग कर रहा है चूंकि, इसलिए यहाँ पे ये फाई वाला टर्म आ गया। तो यहाँ ये जो एक्सप्रेशन में जो तुम्हारा है I1 और I2 क्या है, आरएमएस वैल्यू है, समझ गए, I1 I2 क्या है, आरएमएस वैल्यू है। और हम तुम लोगों को शुरू में ही बताया कि आरएमएस वैल्यू ही दिया हुआ रहता है कि नहीं। हमको मान लो हमको बोला ना, कहीं भी मेंशन किया जाता है एसी करंट में, अगर 2 एम्पियर, घर में तुम लोग देखते होगे जो सप्लाई में लगा हुआ रहता है ना कि 2 एम्पियर का फ्यूज है, तो 2 एम्पियर फ्यूज, वो 2 एम्पियर कौन सा बता रहा है, वो 2 एम्पियर बता रहा है आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारा मतलब जहाँ भी मतलब एसी का करंट बताया जाता है, मोस्टली तुमको अगर कुछ उसके साथ स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, उसका मतलब है कि वो आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आरएमएस वैल्यू के टर्म में निकल गया, यही फॉर्मूला काम का है, समझे। हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो यही फॉर्मूला मेरे काम का है, I1 I2 cos थीटा, ठीक। लेकिन जब देखो जब हम डीसी के साथ ऑपरेशन करेंगे,
ठीक है, जब ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का अगर हम डीसी के साथ जब ऑपरेशन करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, डीसी में तुम्हारा फाई 0 होता है। ठीक है, डीसी में कोई लैगिंग वैगिंग का लफड़ा नहीं रहता है, समझ गए। तो फाई 0 हो गया, इसका मतलब कॉस फाई 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे फाई वाला टर्म आता ही नहीं है, समझे। फाई वाला टर्म इसमें आता ही नहीं है, मेरा काम आसान हो जाता है। ठीक, तो डीसी के लिए ये हम लोग ये रिलेशनशिप यूज करेंगे, है ना, और एसी के लिए हम लोग ऐसा रिलेशनशिप यूज करेंगे, और एसी स्पेशली साइनसॉइडल। ठीक है, ऑपरेशन विद एसी या फिर साइनसॉइडल करंट। ठीक है, तो तुम अगर तुमको मान लेता है, पूछता है कि एसी के लिए कैसे होगा, तो तुम इस तरह से बता सकते हो, या फिर एसी के लिए इसमें बिहेवियर ऐसा होगा। अगर एसी करंट दे रहे हो तो बिहेवियर उसका ऐसा होगा। यही रीजन है कि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं जी, ये ऐसा यूज कर रहे हैं, समझ गए। यस सर। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को, है ना। इसका वोल्ट मीटर, इसका आम मीटर। ठीक, तो अब इसमें आ जाता है इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और एक क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग पहले एक क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक, उसके बाद डिसएडवांटेज एडवांटेज देखेंगे। देखो, एंड द इंडक्टेंस ऑफ ए 25 एम्पियर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर आम मीटर। देखो आम मीटर बता दिया, सबसे पहले बोल दिया है कि मेरे पास क्या है, ये आम मीटर है, इसीलिए 25 एम्पियर दे दिया गया है। ठीक, अब ये आम मीटर के बारे में बोला नहीं है कि एसी है या डीसी है, समझ गए। हमको आम मीटर के बारे में कुछ बोला नहीं है, एसी है या डीसी है। ठीक, तो हम लोग चलो मान लिए है कि यहाँ पे और कुछ मेंशन नहीं है, एक ही करंट मेंशन है, कोई लैगिंग एंगल नहीं दिया है, तो हम लोग इसको डीसी करंट मान लिए। ठीक है, तो द इंडक्टेंस ऑफ 25 एम्पियर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर चेंजेस यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ ये। तो इसका जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर एमीटर का जो इंडक्टेंस है ना, तो देखो यहाँ इंडक्टेंस खाली बोला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो मेंशन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में मेरा रिलेशनशिप किससे है जी। इलेक्ट्रोडायनामोमीटर में मेरा जो रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। ये बोला है ये इस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि तुम्हारा क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है तुमको डीएम बाई डी थीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, समझे, है ना। देखो ये इस रेट से चेंज हो रहा है, डीएम बाई डी थीटा का रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो ये इतना है, इसका वैल्यू इतना दे दिया हमको। ठीक, क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है ना। तो अब मेरे पास डिफ्लेक्शन क्या है, द स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है। ये क्या दे दिया मेरा, ये मेरा क्या हो गया बताओ, ये मेरा केएस दे दिया, है ना, हो गया केएस। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आई स्क्वायर डीएम बाई डी थीटा है। तो ये तुम्हारा आम मीटर के लिए है ना, फॉर आम मीटर। ठीक है, ये आम मीटर के लिए रिलेशनशिप हो गया। ठीक, तो तुम्हारा क्या आएगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन एट फुल स्केल करंट। और ये आम मीटर एसी डीसी से यहाँ पे मतलब भी नहीं है एक्चुअली। आम मीटर में तुम्हारा एसी रखो डीसी रखो, दोनों में सेमी करंट रहेगा ना, तो लैगिंग लीडिंग का झंझट आता नहीं है। तो तुम्हारा ये मतलब एसी और डीसी दोनों के लिए। ठीक है, तो एंगुलर डिफ्लेक्शन एट फुल स्केल। ठीक, तो 25 एम्पियर पे तुम्हारा एंगल कितना डिफ्लेक्शन होगा जी। ये देखो ये जो वैल्यू निकला है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना, इसमें तुमको ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये निकलता है। ये जो भी रिलेशनशिप है ना, ये सॉरी देखो, ये जो तुम्हारा इसका रिलेशनशिप होता है वो तुम्हारा किस में होता है, ये जो होता है रेडियन में। ठीक है, इसका जो आउटपुट आता है ना थीटा, थीटा किसमें है, इन रेडियन, समझे, ये रेडियन में निकला। ठीक, हमको थीटा में किससे मल्टीप्लाई करना है भैया, पाई बाई 180 डिग्री बाई पाई। ठीक है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, थीटा को रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हमको पाई बाई 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो 125 डिग्री का इसमें मूवमेंट आया, समझ गए। ये बेसिक क्वेश्चन है जो इससे फॉर्म किया जा सकता है। इसके अलावा और भी इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है। ठीक, तो एक हम सिंपल क्वेश्चन देखे हैं, फिर आगे हम लोग जब चैप्टर का जो एंड हो जाएगा ना, मूविंग आयरन पीएमएमसी, तब जाके कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। और ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और उस समय भी देखेंगे अगर कुछ टूटा फटा टॉपिक रहेगा उसको उस समय भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका एप्लीकेशन आ जाता है। तो एप्लीकेशन में देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या है भाई, एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, एसी डीसी दोनों में आप मेजर कर सकते हैं। ठीक, और ये देखो इसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस का लफड़ा नहीं रहता। ठीक है, ये एडवांटेज है।
फिर इसके बाद से देखो इसका देखो इसका ये बड़ा काम, ये जो तीसरा जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो किस मैटर में इंपॉर्टेंट है। देखो एक्यूरेट एडी करंट मेजरमेंट ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एडी करंट एडी हम करंट देखो एडी, हाँ ये क्या होता है? एडी करंट। हाँ अच्छा, एडी करंट देखो तुमको बताए थे, तुम एसी कहीं भी अगर तुम अल्टरनेटिंग करंट दे रही हो ना, तो तुम्हारा क्या होगा, अगर तुम्हारा मेटल है, ठीक, अगर मेटल का चौड़ा पीस अगर अवेलेबल है तो उसमें क्या होता है ना कि आपस में छोटा छोटा करंट का पास हो जाए। देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है ना तो क्या होगा यहाँ पे E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, समझे, डी फाई बाई डी टी से अगर तुम्हारा फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, इसके वजह से क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये भैया फैराडे बोल के गए हैं, ठीक है, फैराडे साहब ये बोल के गए हैं कि अगर आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसके बीच में एक कंडक्टर रखे हुए हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक, अब ये कंडक्टर आपका ऐसे ही है, अगर मान लीजिए कोई सर्किट से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये छोटा छोटा पाथ आपस में ही ईएमएफ की वजह से छोटा छोटा पाथ आपस में ही क्रिएट हो जाता है, समझे। उसके वजह से क्या होता है कि एडी करंट ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। तो ये एडी करंट जब कैसे सर? छोटा छोटा पास कैसे हो जाता है वो देखो क्या है। देखो तुम क्या सोचोगे, एक पतला सा वायर लिए है ना, पतला सा वायर लिए यहाँ पे इस तरह से और ये इस तरह से, तो यहाँ पे तुम मान लो ईएमएफ क्रिएट कर दिए, ईएमएफ है ना, ठीक। अब तुम ये सोचोगे कि ये जब कनेक्ट होगा तब जाके इसमें करंट फ्लो होगा, यही ना, तभी ना सर्किट कंप्लीट होगा जी। नॉर्मल दिमाग तो हमारा यही कहता है, ठीक। लेकिन मान लो करंट जो है ना, करंट जो है वो क्या करता है ना, हमेशा तुमको पता है स्टेटमेंट, करंट ऑलवेज सीक मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ। करंट को हमेशा खोजेगा कि शॉर्टकट हमको मिल जाए, है ना। देखो करंट को क्या करना है भाई, करंट को एक एंड से जाना है और दूसरे एंड से वापस पहुंचना है कि नहीं, करंट को यही ना चाहता है। मान लो ये पोटेंशियल है, ठीक, तो वो चाहेगा कि इधर से जाएं और वापस चले आए, ठीक है, वो सर्किट वो कंप्लीट करने के तलाश में रहता है। तो इवन इसकी मान लो कि तुम किसी सर्किट में किसी मान लो एक मेटल का पीस ऐसे लिए हुए हो, ठीक, ये मेटल का पीस है, बस ऐसे ही रखे हुए इसको, ठीक है, तो ये मेटल का पीस है, इसको कहीं इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो अब ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ ना, तो अब तुम सोचोगे कि सर ईएमएफ इसमें इंड्यूस हुआ तो कौन कौन से पॉइंट के बीच में खोलेंगे, है ना। इसमें अगर इसको तुम छोटा छोटा अगर इसको टुकड़ा के रूप में अगर इसको विजुअलाइज करोगे तो ये बहुत सारा पॉइंट्स हो गया, बहुत सारा इसमें मतलब बहुत सारे पॉइंट्स का एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो अगर एक बार ईएमएफ अगर इंड्यूस हो चुका है तो करंट जो होगा ना, अब तुम सोचोगे कि बाहर से हम इसको कनेक्ट करके ऐसे मिलाएं तब जाके करंट फ्लो हो ना, वो क्या करेगा, मतलब ऐसे छोटा छोटा करंट भी इसी में, ये पूरा कंडक्टर ही है ना जी, ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा एरिया कंडक्टर ही है, तो इसी में वो छोटा छोटा पाथ बना लेगा, आखिर कंडक्टर ही है ना और कनेक्टेड भी है आपस में, तो वो छोटा छोटा पाथ उसी के बेसिस पे ये बना लेता है, समझे। तो इसी समझ की गए वजह सर। समझ गए ना, तो इसी की वजह से वो जो उसका जो शेप आता है ना वो एडी के भंवर की तरह रहता है, समझे। वो जो करंट का जो शेप होता है वो भंवर की तरह रहता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एडी करंट, है ना। एडी के शेप का रहता है इसीलिए इसको एडी करंट कहते हैं, ठीक है। तो एडी करंट जो होता है हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है बहुत सारे सिनारियों में, ठीक है। जैसे वो क्या करता है ना, उसके वजह से लॉसेस ज्यादा होते हैं, ठीक। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एडी करंट जो लॉस है ना उसको हम मिनिमाइज करें, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग कभी कभी उसको यूटिलाइज भी करते हैं, कैसे, कहाँ यूटिलाइज करते हैं जी, एडी करंट डैम्पिंग में। एडी करंट डैम्पिंग हम बताए थे ना, एडी करंट डैम्पिंग में हम उसी एडी करंट को यूटिलाइज कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं जी, जो मूविंग कॉइल होता है उस पे एक एल्यूमिनियम का फॉर्मर रखते हैं और उस एल्यूमिनियम के फॉर्मर के ऊपर हम लोग कॉइल को लपेटते हैं। अभी तो तुम्हारा जैसे जैसे कॉइल मूव करता है तो एल्यूमिनियम का फॉर्मर भी उसी में मूव करता है ना। एल्यूमिनियम का फॉर्मर जब उसमें मूव करेगा, ठीक, तो उसमें क्या होगा, उसमें एडी करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है ना जी, तो उसमें तुम्हारा एडी करंट प्रोड्यूस होगा। अब एडी करंट जो अब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग ये भी ये इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मूव कर रहा है, समझे, मैग्नेटिक फील्ड में है और ये मूव कर रहा है। तो तुम लोग जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूविंग करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो इस एडी करंट पे जो फोर्स लगेगा ना वो ऐसे डायरेक्शन में लगता है कि वो मोशन को अपोज करता है। ये लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग, समझे। लेंज़ लॉ बता के गया है
बाकी क्या है, जो भी करेगा मतलब वो करेगा कि मोशन को अपोज करेगा। तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है और उसका नतीजा क्या होता है, हमको डैम्पिंग मिल जाता है। तो एडी करंट, डैम्पिंग, ये सारा चीज हम तुम लोग को पहले भी बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखने वाली चीज है, इसीलिए हम रिपीट भी कर दिए, है ना, ठीक है। तो एडी करंट तुम लोगों को क्लियर हो गया। एडी करंट का हम लोग ऐसे तो वो लॉसेस के रूप में आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एडी करंट जो लॉस हो वहां हम लोग उसको मिनिमाइज करें, ठीक है। लेकिन जहां डैम्पिंग की बात आती है, जब डैम्पिंग के लिए स्पेशली यूज कर रहे हैं तब एडी करंट हमको चाहिए, है ना, अदरवाइज हमको एडी करंट नहीं चाहिए, समझ गए ना। इसी का रीजन है कि तुम लोग मशीन जब पढ़ोगे, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर, तुम्हारा जब ट्रांसफार्मर आएगा या फिर कोई भी मशीन, उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर का जो कोर बनता है ना, उसको पतला पतला शीट से लेके उसको स्टैक किया जाता है, पतला पतला शीट दे तरह लेके। तुम लोग पता नहीं छोटा मोटा ट्रांसफार्मर देखे होंगे, तुमको पता चलेगा ना कि प्लेट पर पतला पतला लेके तब जाके उसको जोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है ना कि थिकनेस कम हो जाता है, और जितना थिकनेस कम होता है एडी करंट लॉस उतना कम होता है, ठीक है। तो ये मशीन का चीज है ना, उतना अभी उसमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। एडी करंट तुम लोग क्लियर हो चुका होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा होगा क्या, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस, ये तुम्हारा ये मतलब इससे फ्री होता है, ठीक है, ये इसमें लफड़ा नहीं होता है, ठीक। अब आ जा, हाँ, हम इसमें क्या बोले कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बड़ा काम का चीज है। ये क्या करता है कि मतलब तुम वेवफॉर्म कोई दो, देखो यहाँ हम एसी का जब केस बता रहे थे तुमको, तो हम तुमको बोले ना, ये वेवफॉर्म में तुम कोई भी वेवफॉर्म दो, तुम साइनसॉइडल दो, ट्रायंगुलर दो, स्क्वायर वेव दो, ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, उसका आरएमएस वैल्यू बता देगा, समझ गए। इसमें हाँ सर, लिमिटेशन नहीं है कि आप साइनसॉइडल ही दीजिए, ठीक है, तुम कैसा भी उस वेवफॉर्म दो, उसका वो क्या करेगा, आरएमएस वैल्यू तुमको बता देगा। और ये बहुत काम का चीज है, समझ गए। तुमको वेवफॉर्म से इंडिपेंडेंट है ना जी, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत बहुत सिनेरियो में क्या होता है कि मान लो तुम सिग्नल मेजर कर रहे हो सकता है कि वो करंट प्योर साइनसॉइडल ना हो, थोड़ा सा ट्रेपेजॉइडल हो, ठीक है। तो उसके केस में भी उसका ट्रू आरएमएस देगा वो, ठीक है। इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंट का बहुत बड़ी खासियत ये है कि आरएमएस वैल्यू दे देगा इरेस्पेक्टिव ऑफ वेवफॉर्म, है ना। ये इरेस्पेक्टिव ऑफ वेवफॉर्म वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, समझिए। बिना उनको क्या है कि वेवफॉर्म मतलब वेवफॉर्म से मतलब नहीं है, वो उसका आरएमएस वैल्यू देगा, ठीक। इसके अलावा और कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे, समझे, ठीक है। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, तो उसमें पता चलेगा कि रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है ना, एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है रेक्टिफायर यूज करके, अब फिर उसका क्या किया जाता है, मेजरमेंट पीएमएमसी से कर दिया जाता है, और उसके बाद से उसका स्केल को एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग बता देते हैं कि इसका आरएमएस वैल्यू इतना है, ठीक है, रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन उसका लिमिटेशन रहता है, उसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए तुमको कैलिब्रेट अलग अलग वेवफॉर्म के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ेगी, समझे। अलग अलग वेवफॉर्म के लिए अलग अलग कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप डीसी से ही वेवफॉर्म इसका कैलिब्रेशन कर दीजिए और एसी का कोई भी वेवफॉर्म दे दीजिए, ये काम करेगा। यही बड़ा एडवांटेज है इसका, इस इंस्ट्रूमेंट का, समझे। इसीलिए इसको ट्रू आरएमएस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। इसके अलावा मतलब ये भी बोला जाता है, ठीक। इसके अलावा तुमको थर्मोमीटर, ये थर्मोकपल डिवाइस हो जाता है, जो वो उन लोगों को भी ट्रू आरएमएस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है, लेकिन इसको भी ट्रू आरएमएस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो इसके लिए दो नाम हो गया, देखो दो तीन नाम हो गया ट्रू आरएमएस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एक तो ये भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसको एक और चीज बोलते थे यहाँ शुरुआत में जो तुमको बताया, ट्रांसपोर्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट, है ना। ट्रांसपोर्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट क्यों बोले, क्योंकि डीसी से आप इसका कैलिब्रेशन कीजिए और एसी में भी आराम से यूज कर लीजिए, है ना, इसीलिए इसको ट्रांसपोर्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट बोल दिए, ठीक है। यहाँ लिखा है ना ट्रांसपोर्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो चलो ये तुम्हारा हो गया, इतना हो गया, ये तुमको समझ में आ गया एडवांटेज इसका, ठीक है, ठीक है। और चौथा जो एडवांटेज क्या है ट्रांसपोर्ट टाइप, चौथा एडवांटेज है वो क्या है, ये ट्रांसपोर्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है, तो ये बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। क्या हो गया, ये ट्रांसपोर्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक। इसका कैलिब्रेशन करने में यूज किया जाता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन इससे आसानी से किया जाता है, ये इतना सारा इसका एडवांटेज हो गया, ठीक है। अब आ जाओ डिसएडवांटेज में। तो डिसएडवांटेज वही है भाई, स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स है ना, हमारा स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स है ना जी, थीटा जो है प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर। तो इसके वजह से तुम्हारा स्क्वायर लॉ रिस्पॉन्स हो गया, स्केल तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो इसका टॉर्क टू वेट रेशियो जो होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए फ्रिक्शनल एरर इसमें अवेलेबल रहता है।
तुमको बोले थे ना, हम टॉर्क टू वेट रेशियो तुमको बताए थे, है ना, शुरुआत में ही बताए थे, टॉर्क टू वेट रेशियो होता है, ठीक है। तो तुम्हारा डिफ्लेक्शन मतलब जितना हम चाहते हैं कि मेरा ये टॉर्क कौन सा होता है, डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है। हम चाहते हैं कि मेरा डिफ्लेक्शन टॉर्क ज्यादा हो लेकिन वेट कम हो, ठीक है, ताकि ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी ज्यादा रहे, समझे। इसीलिए अगर वेट ज्यादा रहेगा, सिंपल जानो, ये अगर टॉर्क टू वेट रेशियो कम है, इसका मतलब इसका वेट ज्यादा है ना। इसका जब वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शनल एरिया, फ्रिक्शन जानते हो, जितना ज्यादा मास रहेगा फ्रिक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल एरर इसमें कंसिडरेबल होता है, समझे, है ना। इसमें क्या होता है जी, फ्रिक्शन एरर जो है वो तुम्हारा, इसका लो है, इसका मतलब वेट ज्यादा है, इसका मतलब हो गया कि तुम्हारा फ्रिक्शनल एरर थोड़ा इसमें कंसिडरेबल है, का मतलब ज्यादा है, ठीक है, मतलब उसको इग्नोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कंसिडरेबल लिखने का मतलब यही हुआ। मोस्ट कॉस्टली देन पीएमएमसी एंड मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तुमको बताया कि सबसे सस्ता इंस्ट्रूमेंट कौन है जी, पिछला क्लास वाला कौन सा था, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सबसे सस्ता है, इसीलिए उसका बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है। ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये महंगा होता है, पीएमएमसी और मूविंग आयरन दोनों से, समझ गए। पीएमएमसी का एक डिसएडवांटेज तो ये होता है कि वो कॉस्टली होता है, उससे भी ज्यादा कॉस्टली है, इसीलिए आम वोल्ट मीटर के लिए इसको यूज भी नहीं किया जाता है जल्दी। इसका यूज मेजर एप्लीकेशन इसका वाट मीटर के रूप में पाया जाता है, ठीक है, और वाट मीटर के लिए सेपरेट चैप्टर ही है, ठीक है, इसके लिए उस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे, ठीक। एडिक्वेट एक्सपेरिमेंट और मूवमेंट अगेंस्ट एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए इसमें अलग से जुगाड़ करना पड़ता है, मतलब ये उतना इसका प्रोटेक्शन नहीं देता है। पीएमएमसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता था, मूविंग आयरन में भी मैग्नेटिक शील्डिंग नहीं था, है ना, मतलब एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड नहीं प्रोवाइड करता है। इसमें जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट आता है, समझे, ए स्टैटिक अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम लिख देते हैं, ए स्टैटिक अरेंजमेंट एक होता है, ठीक है। वो ए स्टैटिक अरेंजमेंट यूज किया जाता है ताकि एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जा सके, समझे। तो वो अरेंजमेंट हम तुमको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक, तो उसका यूज किया जाता है, तो इसीलिए लिखा है एडिक्वेट स्क्रीनिंग ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड इज एसेंशियल, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में ए स्टैटिक अरेंजमेंट भी यूज होता है, किसके वजह से, एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड को एलिमिनेट करने के लिए। इसके कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है कि तुम्हारा क्या है कि दो कॉइल है जी, है ना, एक मूविंग कॉइल है, कंस्ट्रक्शन दैट इज बिकॉज ऑफ टू कॉइल, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ कॉइल, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ कॉइल है, इसकी वजह से इसका जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है, समझ गए, है ना। तो आज के क्लास हम तो इतना ही बताएंगे, ठीक है।